हेलो हाय, मैं अमित कुमार सिंह अपने संस्थान डीएम एक्सप्रेस की तरफ से मोतिहारी से आज इतिहास का, प्राचीन भारत के इतिहास का एक नया टॉपिक लेकर के आ रहा हूं, जिसे मंदिर निर्माण कला के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से इसे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में पढ़ा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला साहित्यिक स्रोत, ऐसा इतिहास जिसकी जानकारी हमें साहित्य के माध्यम से मिलती है, उसे साहित्यिक स्रोत कहकर पुकारा जाता है। और दूसरा पुरातात्विक स्रोत, खुदाई से प्राप्त अवशेष के आधार पर जिस इतिहास की हमें जानकारी मिलती है उसे पुरातात्विक स्रोत कहकर पुकारा जाता है। अब पुरातात्विक स्रोत की जानकारी जो है कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा करवाई जाती है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सिक्का का स्थान आता है, मंदिर निर्माण कला का स्थान आता है और अभिलेखों का स्थान आता है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसी में मंदिर निर्माण कला पढ़ेंगे। मंदिर निर्माण कला की शुरुआत जो हुई थी वो गुप्त काल से हुई थी, लेकिन उससे पहले यह जानेंगे मूर्ति की जानकारी अगर कही जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में पहली जो मूर्ति की जानकारी मिली वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। लेकिन चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता जिसकी लिपि बेस्त्रोफेदन लिपि है या गोमुत्रिका लिपि है या हलावर्त लिपि है, बोले तो भाव चित्रात्मक चित्र के भाव को देख करके ही उसकी वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा रहा है। अतः सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं गई है, इसलिए जानकारी का अभाव है। जानकारी अभाव होने के कारण मूर्ति किसने बनाई और कहां से बनी और कहां से उपलब्ध हुई इसकी जानकारी नहीं मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता में नारी की मृण मूर्ति सर्वाधिक मात्रा में मिली है। कांसे की नृत्यरत मूर्ति सर्वाधिक मात्रा में मिली है। पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है, जो योगासन की मुद्रा में बैठा हुआ योगी, जिसे जॉन मार्शल ने पशुपति महादेव कहकर पुकारा है। लेकिन चूंकि लिपि पढ़ी नहीं गई है तो यह जानकारी का अभाव है कि इस मूर्ति का निर्माण किसने किया और किस प्रकार से किया। पहली जो ज्ञात मूर्ति बनी वो महात्मा बुद्ध की बनी थी। महात्मा बुद्ध की बनी थी कुषाणों के काल में। जी हां, कुषाणों के काल में दो कला का विकास हुआ। कौन कौन? पहला मथुरा कला और दूसरा गांधार कला। जहां मथुरा कला शुद्ध देसी शैली है, वहीं गांधार कला ये विदेशी शैली है। इसे विदेशी शैली कैसे कहेंगे? भारतीय और यूरोपीय शैली के मिश्रित रूप को भारतीय और यूरोपीय शैली के मिश्रित रूप को, शैली के मिश्रित रूप को गांधार कला कहकर पुकारा जाता है। जहां मथुरा कला कहेंगे, मथुरा की चर्चा पहली बार मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मथुरा शहर को मेथोरा कहकर पुकारा गया है। तो जहां महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण, महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण मथुरा कला के तहत हुआ, जिसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है। वहीं गांधार कला के तहत सिर्फ और सिर्फ बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, कुषाणों के काल में दो कला का विकास हुआ, मथुरा कला और गांधार कला। जहां मथुरा कला के तहत महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण हुआ, जो शुद्ध रूप से देसी शैली थी, जिसमें लाल बलुआ का पत्थर प्रयोग किया गया। वहीं गांधार कला जो कि विदेशी शैली थी, भारतीय और यूरोपीय शैली के मिश्रित रूप को, यूरोपीय शैली का आगमन सिकंदर के भारत अभियान के दौरान हुआ था। तो यह याद रखेंगे
कि भारतीय और यूरोपीय शैली के मिश्रित रूप को गांधार कला कहकर पुकारा जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। मूर्तियों के रखरखाव हेतु, मूर्तियों के रखरखाव हेतु, सीधे से शब्दों में यह जानेंगे कि मूर्तियों के रखरखाव हेतु, मूर्तियों के रखरखाव हेतु आगे चल करके आगे चल करके गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला की शुरुआत हुई। जी हां, मंदिर निर्माण कला की जो शुरुआत की गई वो गुप्त काल में हुई। मंदिर निर्माण कला 3 प्रकार से भारत में प्रचलन में आई, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नागर शैली उत्तर भारत, जिसका विस्तारीकरण अगर कहा जाए तो हिमालय से लेकर के विंध्याचल की पहाड़ी तक, विंध्याचल की पहाड़ी तक देखा जा सकता है, विंध्याचल की पहाड़ी तक देखा जा सकता है। द्रविड़ शैली का विस्तारीकरण कृष्णा नदी से लेकर के संपूर्ण दक्षिण भारत में मलाबार तट तक, केरल के मलाबार तट तक देखा जा सकता है। उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में नागर शैली का विस्तारीकरण है। वहीं द्रविड़ शैली का जो विस्तारीकरण है वो संपूर्ण दक्षिण भारत, अर्थात अगर कहा जाए तो सीधे से शब्दों में कृष्णा नदी से लेकर के मलाबार तट तक का जो क्षेत्र रहा वो द्रविड़ शैली का क्षेत्र रहता है। वहीं बेसर शैली विंध्याचल की पहाड़ी से लेकर के, विंध्याचल की पहाड़ी से लेकर के कृष्णा नदी तक का जो क्षेत्र है, कृष्णा नदी तक का जो क्षेत्र रहा वो बेसर शैली कहलाता है। नागर शैली के मंदिरों की बनावट जो रहती है, मुख्य मंदिर की बनावट जो है उसके अंतर्गत कहा जाए तो उसका शीर्ष भाग जो है वो काफी ऊंचा रहता है और चतुष्कोणीय रहता है। वहीं गर्भगृह का मुख्य द्वार जो है वो छोटा होता है। इसके विपरीत द्रविड़ शैली के अंतर्गत मुख्य मंदिर जो है वो 4 दीवारी से घिरे होते हैं और उसके अंतर्गत मुख्य मंदिर के अलावा अनेक देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर स्थित होते हैं। मुख्य मंदिर का शीर्ष भाग जो है वो छोटा, वहीं गर्भगृह का मुख्य द्वार काफी बड़ा, जिसे गोपुरम कहकर पुकारा जाता है। नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को बेसर शैली कहकर पुकारा जाता है। सीधे से शब्दों में जानेंगे कि नागर शैली का सर्वोत्तम उदाहरण अगर कहा जाए तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर नागर शैली के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। वहीं द्रविड़ शैली के तहत कांची का कैलाशनाथ मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, केरल का अयप्पा मंदिर द्रविड़ शैली के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। वहीं बेसर शैली के साथ अगर कहा जाए तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो झांसी में स्थित है, उसके पश्चात एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, वहीं कर्नाटक का हेलिबिड मंदिर और मथुरा का वृंदावन का वैष्णव मंदिर। वृंदावन में जो विष्णु जी का मंदिर है वो बेसर शैली के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। इसके साथ साथ अगर कहा जाए तो इन 3 शैलियों के अलावा एक अन्य शैली का विकास सातवाहनों के काल में, सातवाहनों के काल में अमरावती शैली, जी हां, अमरावती शैली का विकास हुआ जो वर्तमान आंध्र प्रदेश के नागार्जुनी कोंडा जिले में फल फूल रहा है।
तो याद रखेंगे कि मंदिर निर्माण कला की जो शुरुआत हुई वो गुप्त काल से हुई, वहीं जो प्रथम मूर्ति का निर्माण हुआ वो कुषाणों के काल में ही निर्मित हुआ। अगला जो मैं वीडियो लेकर के आऊंगा वो अभिलेख से होगा। अभिलेख और सिक्का पर बहुत जल्द मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।